स्वागत है येलो बुक की 14वीं दिन क्लास में। आज हम भारत का मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और दिल्ली सल्तनत, जिसमें हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो भारत पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, जो कि अरबों की तरफ से मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध पर आक्रमण किया और विजय भी प्राप्त की। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। सिंध पर आक्रमण का आदेश अरब के सूबेदार अल हज्जाज ने दिया था। भारत पर अरबों के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। अरबों के सिंध विजय की जानकारी चचनामा में मिलती है। इसके बाद मोहम्मद गजनी, तो मोहम्मद गजनी के पिता का नाम सुबक्तगीन था। मोहम्मद गजनी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गजनी 998 में राजगद्दी पर बैठ गया था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण 1000 ईस्वी में पेशावर में किया। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। इसके आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन को लूटना था। मोहम्मद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। मोहम्मद गजनवी 1001 में राजा जयपाल की हत्या कर दी इसने और 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर, जो कि सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है, पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के समय 50,000 हिंदुओं का कत्ल कर दिया था। गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध हुआ। इसके बाद इसने भारत पर कोई भी आक्रमण नहीं किया। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक यही था। मोहम्मद गजनी ने गजनी में विश्वविद्यालय बनाया। मोहम्मद गजनी की मृत्यु 1030 में हो गई, जो कि अलबरूनी, फिरदौसी और फर्रुखी गजनी के दरबारी में रहते थे। 1027 में जाटों के विरुद्ध इसने आंदोलन, इसका अंतिम आंदोलन था और 930 में इसकी मृत्यु हो गई। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की, जो कि किताब उल हिंद की रचना अलबरूनी ने की। ये दोनों मोहम्मद गजनी के साथ भारत में आए थे। इसके बाद तीसरा टॉपिक मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। मोहम्मद गौरी के दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन, जो कि गुजरात में स्थित है, उधर किया था। पाटन के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हरा दिया था। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच 1194 में हुआ। इसमें गौरी की जीत हुई और गौरी को 1193 में दिल्ली को अपनी राजधानी इसने बना लिया। मोहम्मद गौरी की हत्या 1206 में हो गई थी। इसके बाद तीसरा टॉपिक दिल्ली सल्तनत। जिस दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम गुलाम वंश को पढ़ेंगे आज। तो गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक चला, जिसमें जितने जितने राजा आते रहे। तो पहला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इस वंश का नाम गुलाम वंश इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जितने राजा होंगे वो किसी न किसी के गुलाम जरूर होंगे। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी के समय वह दिल्ली का गवर्नर था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। कुतुबुद्दीन को लाख वक्स भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किया, जो कि बिल्कुल गलत है कि अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा। हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि वह एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, जिसको तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया था उसने। दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। उसने अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से कर दी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमुखी। अब इसका नाम है चंद्रमुखी, तो इसकी फोटो आप देख सकते हैं, कितना अच्छा इसका मुख है, जिसको चंद्रमुखी नाम दिया गया। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने कराया था, जो कि ऐबक का सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान अर्थात पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मौत हो गई। उसे लाहौर में दफना दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसकी हत्या 1211 में इल्तुतमिश ने कर दी और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। एकता प्रणाली इल्तुतमिश ने चलाई थी। तब इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है कि एकता प्रणाली तो इल्तुतमिश ने चलाई थी। वह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इसको, इल्तुतमिश को। इसने 40 गुलामों का एक संगठन बनाया,
जिसे तुर्कन ए चहलगानी नाम दिया। इल्तुतमिश तुर्क का था। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। चांदी के सिक्कों को टका और तांबे के सिक्कों को जीतर रखा जाए। टका तो अभी तक भी किया जाता है। इल्तुतमिश तुर्क का था। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और उसका दामाद भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का गवर्नर था। कहाँ का? बदायूं का गवर्नर था। यह अपनी राजधानी लाहौर से बदलकर दिल्ली लाया। इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली थी। भारत में पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है, जो कि चंगेज खान ने भारत पर 1221 में इल्तुतमिश के समय ही आक्रमण कर दिया था। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो गई थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। यह अयोग्य शासक था। इसकी बागडोर इसकी माँ शाह तुर्कान के हाथ में आ गई थी। तुर्की के अमीरों ने इसको गद्दी से हटा दिया और रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठा दिया। रजिया बेगम पहली मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। यह पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह दरबार में आने लगी थी। रजिया की शादी अल्तुनिया से हो गई थी। रजिया की हत्या 1240 में हिंदू डाकुओं द्वारा की गई थी। मिथ है एक, यह उसकी हत्या उन्हीं लोगों के द्वारा कर दी गई थी। वह प्रथम तुर्क महिला शासक थी। 1246 में नसरुद्दीन महमूद दिल्ली का शासक बना। नसरुद्दीन महमूद टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन में अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद से कर दिया और 1265 में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बना। बलबन का वास्तविक नाम बहारुद्दीन था। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। इस वंश में जितने भी राजा हुए सब गुलाम थे। बलबन 1265 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने दिल्ली को मंगोल के आक्रमण से बचाया। इसने 40 गुलामों के संगठन का विनाश कर दिया। बलबन ने सजदा और पैबोस नाम की प्रथा चलाई और बलबन ने पारसी धर्म का एक त्यौहार होता है नवरोज, इसको मानने की उसने प्रथा आरंभ कर दी। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलग खां की उपाधि दी। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कबीर अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। बलबन ने अपने शत्रुओं के विरुद्ध लोह और रक्त की नीति अपनाई। बलबन की न्याय व्यवस्था निष्पक्ष थी। बलबन के बाद उसका पुत्र कै खुसरो शासक बना। उसकी मृत्यु लकबे से हो गई थी और गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। इसके साथ 14वीं क्लास समाप्त होती है।